आज हम लोग उसने कहा था कहानी कि संक्षिप्त कहानी के कथानक को लेते हुए और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए इसको पढ़ाई करेंगे इसकी, जिसमें मैं आप लोगों के सामने कहानी का सारांश जो है प्रस्तुत कर रही हूँ कि इस कहानी में लेखक ने सबसे पहले फ्लैशबैक का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि किस तरह से कहानी का पीछे का अंश उठाते हुए और फिर उस कहानी की प्रारंभिक कथानक को जो है किस तरह से सामने रखता है, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। इसमें मैं कहानी के कुछ अंशों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जुबान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान तक पक गए हैं, उनमें हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के मबूकोट वाले की बोली का मरहम लगावें। अर्थात मीठे मीठे शब्द अमृतसर में किस प्रकार से लोग बोलते हैं और अपना रास्ता बनाते हैं, इसका वर्णन यहाँ कवि ने करते हुए कहा है कहानी का प्रारंभिक दौर करके। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी कभार घोड़े की नानी से अपना निकट का संबंध स्थापित करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँख के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीथ कर अपने को ही सताता हुआ बताते हैं। अर्थात किस तरह से वो अपना रास्ता बनाते हैं। वो कहते हैं कि हटो जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चर, बतकों, गन्नों और खेमचों और भारे वाले के बगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। अर्थात प्यार से किस तरह से वो अपना रास्ता बना लेते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। जो स्त्रियाँ रास्ते में आती हैं उनके लिए कहते हैं, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्म वालिए, हट जा, हट जा जा पुत्रे प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि अर्थ में है कि तू जीने योग्य है, तुम भाग्यशाली हो, पुत्रों की प्यारी हो, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। इस तरह से अमृतसर के उस परकोटे जहाँ संक्षिप्त तंग रास्ते हैं और संक्षिप्त मार्ग हैं, वहाँ का वर्णन कवि इसमें कर रहा है। आगे कहानी चलती है कि एक लड़का और एक लड़की, ऐसे बम्बूकोट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिलते हैं। उनके बाल और उनके ढीले नथुने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार परदेसी से गुथरा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गुड्डी की गिने बिना न हटता था। तेरे घर कहाँ हैं? वो कहते हैं मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में ही दोनों को दुकानदार सौदा दे देता है और दोनों सौदा लेकर के साथ चल पड़ते हैं। लड़का कुछ दूर जाकर मुस्कुरा कर कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया। दूसरे दिन फिर कभी बीच बीच में दोनों कभी दूध वाले के यहाँ मिलते हैं, दोनों कभी फिर यही साल भर दोनों में आपसी वार्तालाप चलती रहती है और वो धत कह करके चली जाती है। एक दिन ऐसे ही फिर लड़का मजाक में कहता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं है रेशम से गड़ा हुआ शालू। और लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले ठेले में दूध उंडेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णव से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब जाकर कहीं घर पहुंचा। अर्थात उसको अपनी आशा के विरुद्ध यहाँ पर जब उत्तर मिलता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, तो वो कह देती हाँ हो गई। तो वो इस चीज़ को सहन ना करके और उसको गुस्से के मारे वो उल्टा सिल्टा काम करता हुआ आगे बढ़ता है। इतनी सी बात, ये बात
उनके बचपन की है। फिर कभी एक दिन जब दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और फिर वह भी सेना में भर्ती हो जाता है, उसका वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं, जो कि वास्तविक घटना से जिसका संबंध है। अपनी सेना में ज्वाइनिंग के दौरान वहाँ किस तरह का वातावरण होता है, वो उस बातों का यहाँ वर्णन करते हुए कवि आगे कहते हैं, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई हैं। लुधियाने से 10 गुना ज़्यादा जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से पंडलियों तक कीचड़ में धसी हुई हैं। गुनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ सारी खंदक हिल जाती है। अर्थात लड़ाई के लिए ये लोग अपनी खंदकों में, अपनी गुफाओं में बैठे हुए हैं और वहाँ के वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, 100 गज धरती उछल जाती, इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े। अर्थात नगरकोट का जलजला सोना है। यह दिन में 25 जलजले होते हैं, अर्थात बार बार वैसी ही लड़ाइयाँ, वैसे ही गोलियाँ छोड़ी जाती हैं। यहाँ दिन में 50 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटक से गोली लगती है। न मालूम कोई मिट्टी में लेटे हुए हैं या पत्तियों में छुपे रहते हैं दुश्मन। लैना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिताए दिए हैं। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मलमल की सी हरी घास फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। अर्थात फिर अपनी ड्यूटी के बाद किस तरह से जाकर के वो वहाँ पर रहेंगे, इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। 4 दिन तक पलक नहीं झेपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अर्थात क्यों? क्योंकि जब काम व्यक्ति नहीं करेगा तो बैठा ठाला व्यक्ति क्या करता है? बेफुतूर की बातें करता रहता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनियों को अकेला मारकर न लौटूँ तो मुझे दरबार साहब की देली पर माथा टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कले के घोड़े संगीन देखते ही मुँह फाड़ देते हो और पैर फड़कने लगते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हो। उस दिन धाव किया था 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हटाने का कमान दिया, नहीं तो मैं आगे तक पता नहीं दुश्मन को कहाँ तक नवा देता। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुँच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। अर्थात हम बढ़ तो जाते हैं, परंतु हमारे सेनानायक की दूरदृष्टि ही हमें आगे सुझाव देती है। सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला, पर क्या करें? हड्डियों में जाड़ा दस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई के दोनों तरफ से चंबे की बावलियों कैसे सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। अर्थात एक बार हम बाहर जाएं या लड़ाई के लिए जाएं तो शरीर में गर्मी आ जाए। आदमी उठ सिगड़ी के कोले डाल। वजीरा तुसी 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लग जाते हैं। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, छोटी मोटी कविताएं कर लेता था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़ते हैं और उदासी के बादल छट जाते हैं। थोड़ा सा हंसी माहौल का वातावरण वो पैदा कर लेते हैं। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश का क्या स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार के 10 घुमाव ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम को। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं।
देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और अपनी आप सिगड़ी के सहारे गुजार करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। नहीं, तुमने मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। अर्थात मेरा डर मत करो, मैं बुलबुल की खंड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आसन आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। और वजीरा सिंह ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, क्या मरने की बात लगाई है? मेरे जर्मन और तुर्क भाई मरें, जिससे कि कुछ हम अच्छा कर जाएं। कौन जानता है कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक में गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़ा हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मांझे ही रहे हों। इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। और क्योंकि वजीरा सिंह, बोधा सिंह और लहना सिंह, पहले से ही लहना सिंह को कहीं आभास था या पता था कि ये बोधा सिंह उन्हीं के पुत्र हैं, इसलिए वह हर कदम पर उनका साथ देता था। फिर दृश्य अवतरण में भिन्न होता है और आगे चलता है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल डाल बिछाकर लहना सिंह के दोनों कंबल और एक पुरान कोट ओढ़कर सो रहा था। लहना सिंह पैरे पर खड़ा था, एक आंख खाई के मुंह पर थी और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराया, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं इसे नहीं पहनता। तुम 4 दिन से मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी जर्सी आज सवेरे ही आई है। विलायत से मैम बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना सिंह अपना कोट उतार कर बोधा सिंह को दे देते हैं। इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है और वह जो हैं बोधा सिंह के ठीक होने तक बराबर उसकी निरंतर सेवा और उसका ध्यान रखते हैं। चुपचाप सब तैयार हो जाओ। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने अंगुली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। रहना तो कोई नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर लगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। आगे हाथ करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा और बाल देखे। तब उनका माथा ठनका, क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ गए। उसकी जगह कैदियों के से बाल कटे हुए कहाँ से आ गए। क्यों? क्योंकि उनके साहब को कई शत्रुओं ने अपने पास छुपा लिया था और उसके बदले में वो खुद यहाँ पर आ गए थे। परंतु शायद लहना सिंह की होशियारी और समझदारी के साथ वो सारे इस मसले को समझ गए। तब जाकर के और उन्होंने जो है उस सूबेदार को पहचानना शुरू किया। और अंत में जो चौथी कड़ी है वो हम लोग कल देखेंगे। इस कहानी को आगे कल देखेंगे विस्तार से। ठीक है।